आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, देखो कल अपन पढ़ चुके टॉप मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल्स। देन अपन पढ़ चुके सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल्स। ये सारे अपन मैनेजरियल कंट्रोल्स के अंदर पढ़ रहे हैं। आज अपन पढ़ेंगे, आज अपन मैनेजरियल कंट्रोल्स में थर्ड कंट्रोल है, दैट इज प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल। मैनेजरियल कंट्रोल्स में थर्ड तरीके का कंट्रोल है, दैट इज प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल। प्रोग्रामिंग सब समझते हैं। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? जो कंप्यूटर्स बनाने के लिए जो प्रोग्रामिंग की जाती है, जो सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन का, तो उसके लिए जो कोड्स वगैरह आप लिखते हो उसको प्रोग्रामिंग कहते हो, सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं। प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल्स, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप कोई नया सिस्टम अगर आप बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए एप्लीकेशंस डेवलप करने का काम आपका है यहाँ पे। या अगर कोई पुराना सिस्टम है आपके पास, पुराना सिस्टम है तो उसकी एप्लीकेशंस को अपडेट करने का काम यहाँ पे होता है। नया सिस्टम की एप्लीकेशंस बनाना या पुराने सिस्टम की एप्लीकेशंस को अपडेट करने का काम प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल्स में होता है। यहाँ पे होता क्या है, ये कंट्रोल जो है ये एक छोटा सा पार्ट है सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल। सिस्टम तो बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलाकर एक सिस्टम बनता है, तो सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल जो आपने वो पढ़े थे, कल जो पढ़े थे अपन ने, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल्स। तो सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल्स का प्रोग्रामिंग एक छोटा सा पार्ट होता है। अब प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल्स के लिए 6 फेजेस होते हैं। देखो फेजेस का मतलब क्या है, स्टेप्स। ये सीक्वेंस में याद होंगे। प्रोग्रामिंग मैनेज करने के लिए आप 6 स्टेप्स फॉलो करते हैं। क्या क्या है? पहला स्टेप है आपका प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज सबसे पहले क्या करते हैं अपन, प्लानिंग करते हैं। किन चीजों की प्लानिंग करेंगे कि कोई भी नया प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी एंड क्या क्या रिसोर्सेज की मुझे जरूरत पड़ेगी। कोई मुझे सपोज मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सॉफ्टवेयर बनाना है, तो इसको मुझे टाइम कितना लगेगा, मुझे टाइम लगेंगे इनको बनाने में 10 दिन। कॉस्ट कितनी लगेगी, इसकी कॉस्ट सपोज मेरे को कॉस्ट लगेगी आपकी 5,000 रुपए इनको बनाने में लगेगी। एंड रिसोर्सेज क्या क्या काम में लोगे, आपको प्रिंटर चाहिए इसको बनाने के लिए, इसके लिए आपको इतना डेटाबेस चाहिए, इसके लिए आपको इतनी जीबी मेमोरी चाहिए, और जो भी रिसोर्सेज है वो सारी आप यहाँ पे सोचोगे, प्लान करोगे। तो ये प्लान किसकी हेल्प से किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ WBS, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, गैंट चार्ट। ये सब एक चार्ट्स होते हैं, कुछ नाम याद करना है आपको इनका। WBS, गैंट चार्ट, PERT चार्ट्स, ये टेक्निक्स है, इनको काम में लेकर अपन ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि जो भी हमें नया सॉफ्टवेयर बनाना है या पुराने को अपडेट करना है उसमें कितना टाइम, कितनी कॉस्ट और क्या क्या रिसोर्सेज आपके उसमें लगेंगे। तो इन सब टेक्निक्स को अप्लाई कर अपन ये एस्टिमेट कर सकते हैं। गैंट चार्ट, WBS एंड PERT चार्ट की हेल्प से अपन ये एस्टिमेट कर सकते हैं। सेकेंड इसमें स्टेप होता है, दैट इज कंट्रोल। आप लोग सब समझते हैं कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है। कंट्रोलिंग का मतलब यहाँ पे आप कंपेयर करोगे अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद द प्लान परफॉर्मेंस। हमने सोचा ऐसा था कि ये हो जाएगा पर हुआ एक्चुअली ऐसा रहा है। फिर फाइंड आउट करोगे उनमें कोई डेविएशंस का मतलब उनके बीच में कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं क्या, अगर हाँ तो उन डिफरेंसेस को कैसे करेक्ट करना है, उनके लिए क्या करेक्टिव एक्शंस आपको लेने हैं, ये सारे काम आप कंट्रोल में करते हो। तो कंट्रोल में आप क्या काम करते हो, आप कंपेयर करते हो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान के साथ, उनके बीच में कोई डेविएशंस आते हैं, कोई डिफरेंसेस आते हैं तो उनको करेक्ट करके उनको ठीक करने की कोशिश करते हो। बेसिकली कंट्रोलिंग अपन करते हैं जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो, सॉफ्टवेयर को एक्वायर बाहर से खरीद के ला रहे हो, या सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते टाइम आप ये ध्यान रखते हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, एक्वायर करो, मेंटेन करो, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर कैसे होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए एंड कंप्लीट होने चाहिए। कंट्रोल क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि हमारा एम होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं या बाहर से खरीद के ला रहे हैं या उसको हम मेंटेन कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर हमारे लिए एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, मतलब ऑथराइज बंदा उसको बनाकर देगा, रिलायबल पर्सन वो बनाकर दे रहा है, एंड वो सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कोई मिसिंग चीजें नहीं होनी चाहिए। देन थर्ड फेज क्या होता है, थर्ड फेज ऑफ प्रोग्रामिंग का, दैट इज डिजाइन।
अब आपने सोच लिया आपको बनाना है, प्लानिंग कर लिया, आपने देख लिया कि हाँ ये चीज इस तरीके से होनी चाहिए थी, इतना मुझे एक्चुअली परफॉर्म करना है, उसको डिजाइन करना पड़ेगा। पेपर पे डिजाइन होती है सॉफ्टवेयर की, इस तरीके से बनाना है, तो डिजाइन आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट की हेल्प से आप उस जो भी आपको बनाना है आप डिजाइन कर सकते हो। अब ये फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं क्या नहीं, ये डिटेल में अपन जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे वहां समझ में आ जाएगा। देन कोडिंग, उसकी आपको कोडिंग करनी पड़ती है, मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको लिखना पड़ता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है C++, जावा, PHP। जो अपने पेपर पे बनाया, मैंने पेपर पे बनाया कि मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऐसा कोई प्रोग्राम चाहिए, मैंने ये पेपर पे लिखा। अब इस पेपर के लिए मुझे कंप्यूटर को बताना है, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में उससे बात करनी पड़ेगी, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी। अब कोडिंग करने की भी कुछ टेक्निक्स होती है। पहला है आप मॉड्यूल इम्प्लीमेंटेशन काम में ले सकते हैं। कोडिंग के लिए आप मॉड्यूल इम्प्लीमेंटेशन काम में ले सकते हैं। मॉड्यूल इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी। मॉड्यूल में इम्प्लीमेंट करो, फिर उसको इंटीग्रेट कर दो। मॉड्यूल का मतलब सब समझते हैं, मॉड्यूल का मतलब पार्ट्स। आप पार्ट्स में बनाओ और फिर उसको एक साथ इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट का मतलब होता है कंबाइन कर दो। मैंने पार्ट्स में बनाया एडिशन का एक पार्ट, सब्ट्रैक्शन का एक पार्ट, मल्टीप्लिकेशन का एक पार्ट, डिवीजन का एक पार्ट, और फिर उन सबको मैंने ऐड कर दिया, उन सबको मैंने इंटीग्रेट कर दिया। एक तो आप इस तरीके से कोडिंग कर सकते हो। और आप किस किस तरीके से कोडिंग कर सकते हो, और कोडिंग के तरीके क्या हैं? कोडिंग आप सेकंड कर सकते हो, आप कर सकते हो कोडिंग स्ट्रैटेजी काम में ले सकते हो। आप स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की हेल्प से कोडिंग कर सकते हो। अब ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है क्या नहीं, ये अपने कोर्स में नहीं है, बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद कर लो कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम की हेल्प से कोडिंग कर सकते हैं। एंड थर्ड कोडिंग का तरीका होता है आप डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रैटेजी भी काम में ले सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स तो आप लोग समझते हैं कि किसी भी चीज का हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना, उसको डॉक्यूमेंट्स कह देते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रेटेजी का मतलब क्या हुआ कि जो आपका कोड है वो इस तरीके से आप लिखोगे कि वो रीडेबल हो। रीडेबल का मतलब कोई भी देखकर उसको समझ पाए कि वो कोड क्या कहना चाह रहा है। मैं अगर ऐसा लिख रही हूँ एंड A and B, then subtract स्टोर, इसको मैंने कहा एड एंड बी स्टोर इन C, then subtract D from E। अब ये मैंने इस तरीके से अगर मैं कोडिंग कर रही हूँ, इस तरीके से चीजें लिख रही हूँ, तो आप लोगों को समझ में आता है कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि जो कोड है वो रीडेबल होना चाहिए। रीडेबल मतलब पढ़कर समझ में आए कि क्या कहना चाह रहा है। तो आपने डिजाइन कर लिया फ्लो चार्ट की हेल्प से, फिर उसके बाद में उसको लिख रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं। कोडिंग करने की भी कुछ टेक्निक्स हैं। फॉर एग्जांपल मॉड्यूल इम्प्लीमेंटेशन, इंटीग्रेशन काम में ले सकते हैं। पार्ट्स में बनाओ, फिर उनको ज्वाइन कर दो, इंटीग्रेट कर दो, इकट्ठा कर दो। या फिर आप स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग काम में ले सकते हैं स्ट्रेटेजी, या फिर आप डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रेटेजी भी काम में ले सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब मैं इतने आसान लैंग्वेज में उसको लिख रही हूँ कि कोई भी पढ़कर उसको आसानी से समझ सकता है कि वो कोड क्या कहना चाह रहा है। कोडिंग आपने लिख दिया प्रोग्राम, लिखते ही आपका काम खत्म नहीं होता, लिखते ही आपका काम खत्म नहीं होता। अब आपको उसकी क्या करनी पड़ेगी, टेस्टिंग। आपको चेक करना पड़ेगा कि वो प्रोग्राम जो आपने लिखा है, जो प्रोग्राम आपने बनाया, वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। टेस्टिंग में आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। पहला है यूनिट टेस्ट। यूनिट्स का मतलब आप हर एक पार्ट को इंडिविजुअली टेस्ट कर रहे हो कि वो पार्ट सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। मैं एडिशन को, सिर्फ एडिशन को अलग से चेक कर रही हूँ, मैं सिर्फ सब्ट्रैक्शन को अलग चेक कर रही हूँ, मैं मल्टीप्लिकेशन को, मैं डिवीजन को, सबको मैं अलग अलग चेक कर रही हूँ कि हर एक पार्ट मेरा अलग सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। देन नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन का मतलब कंबाइन करना, इकट्ठा करना। मैंने एक से ज्यादा मॉड्यूल्स, ये मैं मॉड्यूल्स मतलब मैं क्या कह रही हूँ, उनको पार्ट्स में तोड़ने को मॉड्यूल्स कह रही हूँ। तो एक साथ मॉड्यूल को मिलाकर फिर टेस्ट किया। मैंने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को मिलाकर टेस्ट किया, क्या ये दोनों मिलकर एक साथ सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन को मिलाकर चेक किया कि ये दोनों मिलकर सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को मिलाकर चेक किया कि ये तीनों सही से काम कर रहे नहीं कर रहे। ऐसे आप इंटीग्रेट करते जाते हैं और चेक करते जाते हैं कि कुछ मॉड्यूल सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। एंड लास्ट इसमें होता है होल प्रोग्राम टेस्टिंग। होल प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम की एक साथ टेस्टिंग करो। आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चारों को एक साथ मिला दिया, चारों को एक ही प्रोग्राम में मिलाकर फिर वो पूरा प्रोग्राम चलाकर देख रही हूँ कि इस प्रोग्राम में कोई गलती तो नहीं हो रही ना। तो टेस्टिंग, जो आपने कोड बनाया है, जो कोडिंग की है, उसको टेस्ट करने के लिए कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा,
उसके लिए आप 3 तरह की टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। पहला है आपका यूनिट टेस्टिंग। यूनिट मतलब हर एक पार्ट्स को आप इंडिविजुअली टेस्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, कुछ पार्ट्स को मिलाकर फिर एक साथ अपन टेस्ट करते हैं। देन होल प्रोग्राम टेस्टिंग। होल प्रोग्राम का मतलब पूरे के पूरे प्रोग्राम को अपन एक साथ टेस्ट कर रहे हैं, सारे पार्ट्स को एक साथ मिलाकर फिर उनके ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। एंड लास्ट है प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट में लास्ट स्टेप है आपका, दैट इज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। हर चीज की मेंटेनेंस नहीं करोगे तो सब चीजें खराब हो जाएंगी। आप गाड़ी खरीद लाए पर उसकी मेंटेनेंस नहीं करोगे तो वो ज्यादा टाइम तक नहीं सर्वाइव कर सकती। आपका व्हाट्सएप मेंटेन होता रहता है, टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। क्यों? क्योंकि एक ही चीज हमेशा नहीं चल सकती, लोगों की नई नई रिक्वायरमेंट्स आ रही है, लोगों को नए नए फीचर्स चाहिए तो वो आपको देने ही पड़ेंगे। तो प्रोग्राम चेक कर लिया सही चल रहा है, उसके बाद उसको मेंटेन करना, दैट इज आफ्टर सेल सर्विसेज देना बहुत जरूरी है। मेंटेन में भी बहुत सारी तरीके के मेंटेनेंस होते हैं। पहला है रिपेयर मेंटेनेंस। रिपेयर मतलब कुछ गलत हो गया तो उसको ठीक कर दो, अगर कोई एरर्स आ गई तो उनको करेक्ट करने की कोशिश कर दो, रिपेयर का मतलब। अडेप्टिव मेंटेनेंस, अडेप्टिव मेंटेनेंस मतलब आप अपने आप को मॉडिफाई करो, अपने आप को चेंज करो। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट आपसे वो चेंजेस मांग रहा है, तो आप भी अपने अंदर वो चेंजेस परफॉर्म कर दो। एंड परफेक्टिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव मेंटेनेंस आप अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करने के लिए जो काम कर रहे हो उसको परफेक्टिव मेंटेनेंस कह देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई गलती हो गई, पहले क्या हो रहा था व्हाट्सएप में, अगर मैं व्हाट्सएप में सिर्फ और सिर्फ वॉइस कॉल की परमिशन थी, और वॉइस कॉल अगर आप एक बंदे को करते थे तो उसकी जगह वॉइस कॉल 3 जने को जा रहा था, ये गलती हो रही थी, तो वो उसको ठीक किया, दैट इज नोन एज रिपेयर मेंटेनेंस। अडेप्टिव मेंटेनेंस, अब व्हाट्सएप अपने आप को चेंज करेगा। लोगों ने कहा हमें वॉइस के साथ हमें वीडियो कॉल भी चाहिए, लोगों ने कहा हमें एक साथ एक जने को वीडियो कॉल, एक साथ हमें 5 लोगों को वीडियो कॉल एक साथ करना है, तो उसने अपने आप को चेंज किया। पहले उसने परमिशन दे रखी थी सिर्फ एक ही बंदे को आप एक जना वीडियो कॉल कर सकते हैं, अब परमिशन मिल गई कि एक साथ आप 5 लोगों को वीडियो कॉल कर सकते हैं, अपने आप को चेंज किया। परफेक्टिव, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उसने क्या किया, उसने अपनी परफॉर्मेंस, अपनी स्पीड को और फास्ट करने के लिए व्हाट्सएप ने जो किया होगा कि मैं आपको और फास्टली रिस्पॉन्ड कर पाऊं किसी भी चीज के लिए, उसको क्या कहते हैं अपन, परफेक्टिव मेंटेनेंस कह देते हैं। तो ये 6 फेजेस होते हैं प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल्स में। क्या क्या 6 फेजेस अपन ने पढ़े, रिवाइज करते हैं। अपन ने प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल्स का मतलब क्या है कि कोई भी जो नया सिस्टम है, कोई भी जो नया सिस्टम है उसकी एप्लीकेशंस डेवलप करना या पुराने सिस्टम की एप्लीकेशंस को अपडेट करना, ये सिस्टम डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है। इसके 6 स्टेप्स हैं। पहला है प्लानिंग। आप यहाँ पे प्लानिंग करोगे कितना टाइम, कितना पैसा और क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे कोई भी नया सिस्टम बनाने में या पुराना सिस्टम ठीक करने में, उसके लिए आप WBS, गैंट चार्ट, पर्ट चार्ट काम में लेते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोल का मतलब यहाँ चेक करोगे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है, नहीं हो रही, नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, क्या डेविएशंस आ रहे हैं, उनको कैसे ठीक किया जाएगा। एंड कंट्रोल क्यों लगाते हैं, ताकि हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप, एक्वायर या मेंटेन करें तो वो सॉफ्टवेयर हमेशा हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट है डिजाइन। आप उस सॉफ्टवेयर की पेपर पे डिजाइन करते हो तो डिजाइन आप फ्लो चार्ट की हेल्प से कर सकते हो। नेक्स्ट है कोडिंग, उसको आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखोगे सॉफ्टवेयर को, तो लिखने के भी तरीके हैं। पहला है मॉड्यूल इम्प्लीमेंटेशन, इंटीग्रेशन। आप मॉड्यूल्स में इंप्लीमेंट करो, पार्ट्स पार्ट्स में बनाओ और उसको एक साथ इकट्ठा कर दो। देन उसके बाद है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक भी आप काम में ले सकते हैं, या फिर आप डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रेटेजी भी काम में ले सकते हैं। मतलब कोड इतना आसान भाषा में लिखा हुआ है, आपका कोड इतना आसान भाषा में लिखा हुआ है कि कोई भी उस कोड को पढ़कर समझ सकता है वो कोड क्या कहना चाह रहा है। देन टेस्टिंग, जो प्रोग्राम बन गया उसको टेस्ट करना जरूरी है। आप यूनिट टेस्ट कर सकते हो, एक एक पार्ट को अलग अलग टेस्ट कर लो कि वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। इंटीग्रेशन, उनमें से कुछ को मिलाओ और फिर आप टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं कि वो सही काम कर रहे हैं नहीं करे। होल प्रोग्राम, सारे के सारे मॉड्यूल्स को मिलाकर एक जगह इकट्ठा कर फिर उसकी टेस्टिंग परफॉर्म करो कि पूरा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। देन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस, कोई एरर आ गया उसको ठीक करो। अडेप्टिव, आप अपने आप को चेंज करो, अडेप्ट करो, एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्टिव बनाओ। परफेक्टिव, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए और फास्ट करने के लिए जो भी काम आप करते हैं उसको अपन परफेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। क्लियर हो गया प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल्स। नेक्स्ट तरीके के अपने मैनेजरियल कंट्रोल्स में नेक्स्ट तरीके के कंट्रोल्स हैं, दैट इज डेटा रिसोर्स
डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल्स। डेटा सब लोग समझते हैं, जो डेटाबेस में जो डेटा रखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डेटा भी एक बहुत बड़ी रिसोर्स है, बहुत बड़ा एसेट होता है। रिसोर्स का लॉस वो लोग बेयर नहीं कर सकते, तो डेटाबेस पे भी आपको कंट्रोल्स लगाने जरूरी है। जहां पे आप सारा डेटा स्टोर कर रहे हैं वहां पे भी कंट्रोल्स लगाने जरूरी है, उनको भी मैनेज करना जरूरी है। डेटा को मैनेज करना, डेटा कब बेटर मैनेज हो सकता है? डेटा को अपन कहेंगे कि वो बेटर मैनेज हो रहा है कब? जब यूजर्स अगर अपना डेटा को शेयर कर पा रहा है, जब चाहे जब वो शेयर कर सकता है, तब मैं कहूंगी डेटाबेस बेटर मैनेज हो रहा है। यूजर को जब वो डेटा चाहिए तब उसके पास अवेलेबल है, जिस लोकेशन पे उसको वो डेटा चाहिए वहां पे अवेलेबल है, जिस फॉर्मेट में वो डेटा चाहिए उस फॉर्मेट में अगर अवेलेबल है, तो मैं कहूंगी डेटाबेस मेरा प्रॉपर्ली मैनेज हो रहा है। डेटाबेस प्रॉपर्ली मैनेज हो रहा है मतलब यूजर अपना डेटा चाहे जब शेयर कर सकता है, उसको जब चाहिए, जब अवेलेबल रात के 2 बजे चाहिए तो 2 बजे भी मुझे मेरा डेटा मिल रहा है, लोकेशन जहां का चाहिए वहां का मिल रहा है डेटा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इसकी ब्रांचेस है जयपुर में, दिल्ली में और मुंबई में। पूरा का सबका डेटा एबीसी यहाँ पे रखा हुआ है सबका। यूजर अपना डेटा शेयर कर सकता है, मतलब जयपुर वाला डेटा दिल्ली से शेयर कर सकता है, दिल्ली वाला जयपुर से शेयर कर सकता है, दिल्ली वाला एबीसी से, कोई भी किसी से भी शेयर कर सकता है। अवेलेबल रात को 2 बजे, कंपनी का ओनर है उसको रात को 3 बजे चेक करना है कि दिल्ली में मुंबई में मेरी कितनी सेल्स हो रही है, मुंबई में मेरी कितनी डिमांड आ रही है, वो 3 बजे चेक कर सकता है। लोकेशन, कहाँ का डेटा चाहिए उसको, दिल्ली का चाहिए, मुंबई का चाहिए, जयपुर का चाहिए, हर जगह का एक्सेस कर सकता है। किस फॉर्मेट में डेटा चाहिए, फॉर्मेट का मतलब जैसे डीडी एमएम बाय बाय में चाहिए या एमएम डीडी बाय बाय, या किस फॉर्मेट में डेटा चाहिए वो उसको मिल जाए, तब अपन कहेंगे कि डेटाबेस आपका प्रॉपर्ली मैनेज हो रहा है। तो बेसिकली डेटाबेस पे भी प्रॉपर कंट्रोल्स लगे हुए होने बहुत जरूरी है, क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। अब कंट्रोल्स को ध्यान में रखने के लिए कि सही से काम हो रहा है नहीं हो रहा, उसके लिए अपन एक एडमिनिस्ट्रेटर हायर कर देते हैं यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, जो डेटाबेस पे लगे हुए कंट्रोल्स का ध्यान रखेगा, डेटाबेस पे कौन एक्सेस कर सकता है कौन नहीं, वो ये सारी बातों का ध्यान रखेगा। अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी जो काम कर रहा है उसको आप मॉनिटर करोगे और उसको आप मेजर करते रहोगे। जो ये बंदा भी काम कर रहा है कि इसने कुछ इंसर्ट किया या इसने कुछ डिलीट किया, इसने इस बंदे को परमिशन दे दिया, ये जो भी काम कर रहा है इसकी काम की भी पूरी लिस्ट बनी जाएगी और वो लिस्ट आप मॉनिटर मेजर कर सकते हो। एंड कोशिश करो डेटाबेस के अंदर की काम क्या हो, सेग्रीगेटेड हो। सेग्रीगेटेड का मतलब क्या होता है? काम बटा हुआ हो। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट फाइल है उसका पासवर्ड एक ही बंदे के पास। अगर कोई फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश से रिलेटेड फाइल है, तो उसका पासवर्ड 3 पार्ट्स में बटा होना चाहिए। इसके पास फर्स्ट पार्ट है, इसके पास सेकंड पार्ट है, इसके पास थर्ड पार्ट है। जब तीनों बंदे मिलकर वो पासवर्ड डालेंगे तभी वो फाइल ओपन हो पाएगी, अदरवाइज वो फाइल ओपन नहीं हो पाएगी। तो यहाँ कोशिश करो कि जो आपका काम बटा हुआ है वो सेग्रीगेटेड हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक में जो लॉकर्स होते हैं, बैंक में लॉकर्स कभी आपने एक्सेस किया होगा। अगर मैंने मेरा बैंक में लॉकर करवा रखा है, मैंने मेरा बैंक में लॉकर ओपन करवा रखा है, अगर मुझे इस लॉकर को ओपन करना है तो मेरे पास बैंक ने एक चाबी दे रखी है उसको ओपन करने के लिए। सिर्फ मेरी चाबी लगाने से वो ओपन नहीं होगा, वहां जो ताला है उसमें 2 होल्स बने हुए हैं। एक होल तो मेरी चाबी जाएगी और एक होल में जो बैंक का मैनेजर होगा उसकी चाबी जाएगी। मेरी चाबी की कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं है, मैनेजर की चाबी की कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं है, एक एक ही कॉपी है। ये दोनों एक साथ की लगेंगी तब वो लॉकर आपके लिए ओपन होकर आ जाएगा, अदरवाइज ओपन नहीं होगा। तो यहाँ काम बांट दिया। अगर सारी परमिशन मैनेजर के पास होती लॉकर ओपन करने की तो क्या पता कभी मैनेजर बिक जाए और मेरा लॉकर ओपन कर दे। सारी परमिशन मेरे पास होती और किसी ने मेरी चाबी चुरा ली और वो बंदा ने मेरे जाके खोल दिया अकेले ने लॉकर, तो भी मेरे को लॉस हो सकता है। तो कोशिश करो जो डेटाबेस है वहां पे सारा काम सेग्रीगेटेड हो, मतलब जो इम्पोर्टेंट काम है वो सारे के सारे पासवर्ड्स एक ही बंदे के पास नहीं होने चाहिए, पासवर्ड्स जो है वो बटे हुए होने चाहिए। तो ये है आपका डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल्स। मतलब क्या है यहाँ पे? मैं कब कहूंगी कि डेटाबेस मेरा बेटर तरीके से मैनेज हो रहा है? अगर यूजर्स अपना डेटा शेयर कर पा रहा है, वो अपने डेटा को जब चाहिए तब मिल पा रहा है, लोकेशन जहां का चाहिए जब मिल पा रहा है उसको, एंड जिस फॉर्मेट में चाहिए तब मिल पा रहा है, तब मैं कहूंगी कि डेटाबेस मेरा प्रॉपर्ली मैनेज हो रहा है। डेटाबेस पे भी आप प्रॉपर कंट्रोल्स लगाओ, क्योंकि डेटा जहां स्टोर होता है वो बहुत सेंसिटिव एरिया होता है।
तो उसको मैनेज करने के लिए मैंने एक बंदा हायर किया, उसका नाम क्या है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। वो बंदा भी जो भी काम करेगा उसका भी काम को लिस्ट बनेगी और उसको मॉनिटर मेजर किया जाएगा। एंड आप यहाँ पे कोशिश करो कि जितना भी सेंसिटिव काम है वो सेग्रीगेटेड हो, सेपरेटेड हो, वो बटा हुआ हो। ड्यूटीज सारी की सारी एक बंदे के हाथ में सारी ड्यूटीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट तरीके का मैनेजरियल कंट्रोल्स। अभी तक कौन से मैनेजरियल कंट्रोल्स पढ़ लिए? टॉप मैनेजमेंट, सिस्टम डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस। 4 तरीके के अपन ने मैनेजरियल कंट्रोल्स पढ़ लिए। नेक्स्ट तरीके का आपका मैनेजरियल कंट्रोल्स है, दैट इज क्वालिटी मैनेजमेंट कंट्रोल्स। क्वालिटी मैनेजमेंट कंट्रोल्स। क्वालिटी मैनेजमेंट कंट्रोल मतलब अगर आप कोई भी सिस्टम को डेवलप कर रहे हो, कोई भी सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कोई भी सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हो, कोई भी सिस्टम को मेंटेन कर रहे हो, तो ये सारे के सारी चीजें क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे कोई प्रोडक्ट्स होते हैं, आईएसओ मार्क लगा हुआ रहता है, अपन कहते हैं आईएसओ मार्क है मतलब वो प्रोडक्ट सही है, अपन उस पर रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बिल्डिंग जेडीए अप्रूव्ड है तो अपन उसको रिलाई कर सकते हैं। अगर कोई गोल्ड पे हॉलमार्क लगा हुआ है तो वो गोल्ड सच्चा है, झूठा नहीं है, उसमें कोई खोट कपट नहीं है। ये मार्क्स क्या है? ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं। ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं कि आपको मिनिमम इतना स्टैंडर्ड तो मीट करना ही है। तो सिस्टम बनाते टाइम, इम्प्लीमेंट करते टाइम, ऑपरेट करते टाइम, उसको मेंटेन करते टाइम सबको क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करना पड़ेगा। ये कंट्रोल्स ये कहते हैं कि बनते टाइम भी सिस्टम को इस क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करते टाइम भी, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इन सब क्वालिटी का ध्यान रखने के लिए अपन एक क्वालिटी एश्योरेंस पर्सनल हायर करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस पर्सनल मतलब ये एक बंदा है, एक एम्प्लॉय है जो क्वालिटी का ध्यान रखेगा। उसका काम सिर्फ इतना है कि चेक करना कि सब लोग अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो बेसिकली ये बंदा क्या करता है, सबको क्वालिटी गोल समझाता है कि जितने भी लोग यहाँ आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर डेवलप करते टाइम आपके 15 लोग मिलकर डेवलप करें तो सबको समझाया जाएगा कि ये अपना क्वालिटी गोल है, अपन को यहाँ तक का काम करना है, ठीक है, अपना एम यहाँ तक पहुंचना है, इस क्वालिटी तक अपन को पहुंचना है। एंड कंप्लायंस मतलब क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं उस क्वालिटी को फॉलो करने के लिए, कि अगर आपने क्वालिटी फॉलो नहीं की तो आपका ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा, या जो भी आपके रूल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारे रूल्स जो फॉलो करने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए वो सारे रूल्स आपको बताए जाएंगे। तो ये है क्वालिटी मैनेजमेंट कंट्रोल्स, कि ये कंट्रोल्स ध्यान रखेंगे कि सारा काम विद इन द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हो रहा है नहीं हो रहा, चाहे सिस्टम डेवलप हो रहा हो, चाहे इंप्लीमेंट, चाहे ऑपरेट, चाहे मेंटेन, सारा का सारा काम विद इन द क्वालिटी होना चाहिए। और एक पर्सनल है वो ध्यान रखेगा कि सारा काम विद इन द क्वालिटी हो रहा है नहीं हो रहा है, एंड वो पर्सनल सबको समझाएगा कि अपना ये गोल है, अपन को इस क्वालिटी को अचीव करना ही करना है, एंड हमें ये रूल्स है, हमें ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे तब हम इस क्वालिटी को अचीव कर सकते हैं। अगर हमने रूल्स फॉलो नहीं किया, आपने क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं किया, तो आपको ये सारे लॉस बेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। देन 6th है अपना, ये सब मैनेजरियल कंट्रोल्स ही पढ़ रहे हैं। 6th मैनेजरियल कंट्रोल है आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल। सिक्योरिटी लगाने के लिए जो कंट्रोल्स लगाते हैं उसको सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल्स अपन बोल देते हैं। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे थ्रेट आ सकते हैं, जैसे थ्रेट्स रिलेटेड टू फायर, थ्रेट्स रिलेटेड टू वाटर, थ्रेट रिलेटेड टू पोल्यूशन, कोई अनऑथराइज्ड बंदा हैकर एंटर कर सकता है, थ्रेट्स हो सकते हैं, कोई वायरस मेरे कंप्यूटर सिस्टम में आ सकता है, ये सारे थ्रेट्स आपके लिए हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आप जो कंट्रोल्स लगाते हैं, अपन ने पढ़े थे नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज पढ़े थे कंट्रोल, उसके अंदर 3 पार्ट्स आपने पढ़े थे, EPL, ई का मतलब एनवायरमेंटल, P का मतलब फिजिकल, L का मतलब लॉजिकल। ये सारे क्या थे, ये कंट्रोल्स ही थे, क्यों, ताकि ये सारे थ्रेट से अपन बच सकें। एनवायरमेंट से रिलेटेड थ्रेट आ रहा हो, चाहे फिजिकल से रिलेटेड थ्रेट आ रहा हो, चाहे लॉजिकल एक्सेस से रिलेटेड थ्रेट आ रहा हो, उन सबसे बचने के लिए जो अपने कंट्रोल्स लगाए थे उन्हीं को तो बोलते थे अपन नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज, और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए तो अपन ये सारे कंट्रोल्स लगाए थे। देन थ्रेट, बेसिकली थ्रेट का मतलब क्या होता है, ये सिक्योरिटी के अंदर ही पढ़ रहे हैं अपन। थ्रेट का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है, उसको अपन क्या कहते हैं, थ्रेट कहते हैं। तो जब भी आप थ्रेट को आइडेंटिफाई कर लो, मैंने आइडेंटिफाई किया कि इस वजह से लॉस हो सकता है,
मेरी ये वाली इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में लीक हो चुकी है, मतलब सबको पता चल चुकी है, जिसकी वजह से थ्रेट आ सकता है। तो क्या करो, या तो इस चीज को आप परमानेंट अपने पास से डिलीट कर दो, या एक बार टेम्परेरी पर्पज से उसको डिलीट कर दो। आपको पता है इस सॉफ्टवेयर की वजह से आपको थ्रेट आ सकता है, इस सॉफ्टवेयर में बॉम्ब लगा हुआ है, आपको ये पता चल गया, इस सॉफ्टवेयर में क्रिसमस कार्ड लगा हुआ है, आपको ये पता चल गया, तो या तो सॉफ्टवेयर को परमानेंट डिलीट कर दो, या टेम्परेरी टाइम के लिए सॉफ्टवेयर को एक बार डिलीट कर दो, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को उससे होने वाला लॉस जो है वो थोड़ा कम हो सके। तो जिस भी वजह से आपको थ्रेट हो सकता है, उस असेट को कंप्लीट हटा दो, उस असेट को या तो आप डिस्ट्रॉय कर दो, या उस असेट को डैमेज कर दो। जो भी चीज आपके ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय डैमेज कर सकती है, या अनऑथराइज बंदा उसको एक्सेस कर सकता है, उन चीजों को आप एक बार परमानेंट या टेम्परेरी चीज टाइम के लिए डिलीट कर दो। इसमें इसी के लिए बचने के लिए अपन एक डीआरपी बनाते हैं। डीआरपी का मतलब होता है डिजास्टर रिकवरी प्लान। कोई अगर डिजास्टर आ गया तो उससे कैसे बचा जाएगा, उसके लिए आप पहले से प्लानिंग करते हैं। डिजास्टर से बचने के लिए आप एक इमरजेंसी प्लान हमेशा प्रिपेयर रखते हैं। बिजनेसेस में एक इमरजेंसी प्लान हमेशा रहता है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो हमें क्या करना है। जैसे अगर आप एक फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं, अगर अपन एक फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां पे इमरजेंसी एग्जिट्स होती हैं। आप लोगों ने अगर ट्रेवल किया है तो देखा होगा वहां पे इमरजेंसी एग्जिट्स होती हैं। इमरजेंसी एग्जिट का मतलब क्या है कि अगर एकदम से फ्लाइट्स में ऐसा कुछ हो गया, फ्लाइट में आग लग गई, या आपका बैलेंस बिगड़ रहा है, या मौसम बहुत खराब हो रहा है, फ्लाइट क्रैश होने वाली है, तो आप इस दरवाजे से बाहर फ्लाइट से निकल सकते हैं, इमरजेंसी एग्जिट। तो आप लोग एक इमरजेंसी प्लान बनाते हैं कि इमरजेंसी में कुछ हो गया तो हमें इस तरीके से काम करना है। देन बैकअप प्लान हमेशा बना हुआ रहता है। अगर ये प्लान इमरजेंसी के टाइम पे ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो क्या करेंगे, प्लान ए नहीं चला तो प्लान बी पे आप काम करना शुरू कर देंगे, प्लान ए नहीं किया तो प्लान बी काम करना शुरू कर देंगे। तो एक बैकअप प्लान हमेशा बना के रखते हैं। रिकवरी प्लान, रिकवरी प्लान का मतलब उसकी वजह से जितना डैमेज हुआ उससे कैसे अपने आप को रिकवर करेंगे, हम क्या क्या काम करेंगे जिससे हम रिकवर हो सकते हैं, उसको अपन रिकवरी प्लान कहते हैं। एंड एक टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान क्या है इस चीज को, ऐसा तो नहीं है कि अपन फ्लाइट में आग लगने का इंतजार करेंगे तब उस एग्जिट से बाहर निकल कर देखेंगे कि हम निकल पा रहे हैं नहीं निकल पा रहे। जो फ्लाइट्स के जो एयर होस्टेस या फ्लाइट्स के जो भी एम्प्लॉयज होते हैं जो फ्लाइट के अंदर उस टाइम पे काम कर रहे हैं, आपका पायलट्स, आपके एयर होस्टेस, उनको जब वो उनको पहले से ट्रेनिंग दी जाती है कि ये इमरजेंसी एग्जिट है, अगर आग लगी तो आप किस तरीके से इससे बाहर निकलोगे, किस तरीके से अपना पैराशूट ओपन करोगे, किस तरीके से ऑक्सीजन मास्क ओपन करोगे, उनको ये सब चीजें पहले से सिखाई जाती है। तो टेस्ट प्लान की टेस्टिंग करके देखा जाता है। फिर एक्चुअल में एक फ्लाइट उड़ाई जाएगी, उनको एक ऐसा इमेजिनरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट की जिसमें उनको लगेगा कि वो फ्लाइट में उड़ रहे हैं, और फिर एकदम से आग लगी तो अब क्या करना है, अब ऐसे कूदना है, ऐसे ऑक्सीजन मास्क ओपन करना है। तो एक टेस्ट प्लान उनके पास हमेशा होना चाहिए जिसके ऊपर वो टेस्टिंग परफॉर्म करके देख सकें कि अगर कोई डिजास्टर आ गया तो हम कैसे कैसे काम करेंगे। तो डिजास्टर रिकवरी प्लान में एक इमरजेंसी प्लान होना चाहिए, एक बैकअप, एक रिकवरी और एक टेस्ट प्लान आपका होना चाहिए। देन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल्स में एक और तरीके के प्लान्स होते हैं, दैट इज बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। इसी में एक और है दैट इज बीसीपी। बीसीपी का मतलब बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। बिजनेस कंटिन्यू रहे, बिजनेस नहीं रुकना चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्टॉप नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा चलती भी रहनी चाहिए। उसके लिए आपके पास एक ऑपरेशनल और एक टेस्टेड प्लान होना चाहिए। ऑपरेशनल मतलब जो वर्किंग हो, जिसके ऊपर अपन काम कर सकते हैं। टेस्टेड मतलब ऑलरेडी उस चीज को टेस्ट कर चुके हैं कि ये चीज सही तरीके से काम करेगी, सिचुएशन आ गई तो ये काम इस तरीके से किया जा सकता है, ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। तो ऐसा आपका पास प्लान होना चाहिए ताकि अगर कोई थ्रेट आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका इम्पैक्ट मिनिमम से मिनिमम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़े और बिजनेस आपका हमेशा कंटिन्यू रह सके। तो ये सारे आपके सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल्स हैं। क्या क्या पढ़े अपन ने? सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल्स, किसी भी तरीके का आपको थ्रेट हो सकता है, फायर, वाटर, पोल्यूशन, हैकर, वायरस एक्सेट्रा। इनसे बचने के लिए आपने नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज कंट्रोल्स लगाए, उसमें आपने एनवायरमेंटल, फिजिकल, लॉजिकल कंट्रोल्स लगाए। थ्रेट क्या होता है? लॉस, किसी भी चीज की वजह से जो लॉस हो उसको थ्रेट कहते हैं। थ्रेट को अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि किसकी वजह से थ्रेट आ रहा है तो उस चीज को आप टेम्पररी या परमानेंट हटाई दो
जिस भी चीज पे अनऑथराइज बंदा एक्सेस कर सकता है, जिस भी चीज की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस, डिस्ट्रॉय या डैमेज हो सकती है कोई भी चीज, उस चीज को आप एक बार हटाई दो ऑर्गेनाइजेशन से। देन डिजास्टर रिकवरी प्लान की, अगर डिजास्टर आ गया उसके लिए हमारे पास एक इमरजेंसी प्लान होना चाहिए, बैकअप प्लान, रिकवरी प्लान एंड टेस्ट प्लान होना चाहिए। एंड बीसीपी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, कि बिजनेस हमेशा चलता रहे, उसके लिए आपके पास एक ऑपरेशनल मतलब जो एक्चुअल वर्किंग में वो प्लान, एंड टेस्टेड प्लान की जिसको मैं पहले टेस्ट कर चुकी, वैसा प्लान मेरे पास होना चाहिए, ताकि अगर कोई थ्रेट आ गया तो उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर मिनिमम से मिनिमम पड़ सके। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक क्लियर हुई? अपन ने क्या क्या पढ़े हैं यहाँ तक? आज अपन ने पढ़े हैं प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल्स, उसमें आपने 6 फेजेस पढ़े हैं। पहला है प्लानिंग, ये प्लानिंग में आप देखते हो कितना टाइम, कितने रिसोर्सेज, कितना कॉस्ट आपको लगेगा कुछ भी नया प्रोग्राम बनाने में, उसके लिए WBS, गैंट चार्ट, पर्ट चार्ट काम में लेते हैं। देन नेक्स्ट आपने पढ़ा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में आपने देखा कि कोई एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, या उनमें कोई डेविएशंस आ रहे हैं क्या, अगर हाँ तो उनको कैसे ठीक करना है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते टाइम, एक्वायर करते टाइम, मेंटेन करते टाइम आप ये ध्यान रखते हैं कि वो सॉफ्टवेयर एक्यूरेट, ऑथेंटिक एंड कंप्लीट हो। देन द डिजाइन, डिजाइन मतलब फ्लो चार्ट के हेल्प से प्रोग्राम्स को डिजाइन किया जा सकता है। देन कोडिंग, आप मॉड्यूल इंप्लीमेंटेशन और इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी काम में ले सकते हो, पार्ट्स में बनाओ फिर ज्वाइन कर दो। आप स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक काम में ले सकते हो, या डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रेटेजी, मतलब डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है भाई, कि इतना आसान कोड बनाया कि उसको रीड करना बहुत आसान है। टेस्टिंग, आप क्यों नहीं टेस्ट कर सकते हो, हर एक पार्ट को इंडिविजुअल को अलग अलग टेस्ट करो। इंटीग्रेशन, कुछ पार्ट्स को मिलाकर एक साथ टेस्ट करो। होल प्रोग्राम, सबको एक साथ मिलाकर टेस्ट करो। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, रिपेयर, कोई एरर आ गई तो ठीक करो। एडेप्टिव, एनवायरमेंट चेंजेस मांग रहा है तो आप अपने आप को मॉडिफाई करो। परफेक्टिव, अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो जो भी मेजर्स आप करते हो। नेक्स्ट अपन ने पढ़े डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल्स। आप कैसे बोलोगे कि आपका डेटाबेस बेटर तरीके से मैनेज हो रहा है, अगर यूजर अपना डेटा को शेयर कर पा रहा है, उसको डेटा चाहिए तब अवेलेबल है, जिस टाइम पे चाहिए तब अवेलेबल है, जहां चाहिए वहां अवेलेबल है, जिस फॉर्मेट में चाहिए तब अवेलेबल है। डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रॉपर कंट्रोल्स लगे हुए नीचे, और कंट्रोल्स का ध्यान रखने के लिए एक डेटा एडमिनिस्ट्रेटर हायर करते हैं। वो बंदा भी जो भी काम कर रहा है उन सबकी भी एक लिस्ट बनाई जाती है और उसको भी मॉनिटर मेजर कर सकते हैं। यहाँ कोशिश करो काम बटा हुआ हो, सेग्रीगेटेड हो, सेपरेटेड हो, सारी ड्यूटीज एक ही बंदे के हाथ में नहीं होना चाहिए। इन क्वालिटी मैनेजमेंट कंट्रोल्स, कि आप सिस्टम बनाते टाइम, इंप्लीमेंट करते टाइम, ऑपरेट करते टाइम, मेंटेन करते सब टाइम पे आपको एक क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करना ही पड़ेगा, इसलिए कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। उन सब का ध्यान रखने के लिए एक बंदा हायर करते हो, दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस पर्सनल। उस बंदे का काम क्या है, वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा देखेगा कि सबको समझाएगा कि क्वालिटी गोल्स अपने ये हैं, सब लोगों को ये रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं क्वालिटी तक पहुंचने के लिए। देन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल्स, कि कोई भी थ्रेट आ जाए लाइक फ्लड्स, फायर, फेमाइन, तो इनसे बचने के लिए आपने नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज कंट्रोल्स लगाए, जिसमें एनवायरमेंट, फिजिकल, लॉजिकल पढ़ चुके हैं। थ्रेट क्या होता है, लॉस, जब भी आपको पता चल जाए इस वजह से लॉस होने वाला, उस चीज को आप हटाई दो, टेम्परेरी या परमानेंट, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन को कोई हार्म ना हो। देन डिजास्टर रिकवरी प्लान, उसके लिए एक इमरजेंसी प्लान होना चाहिए, एक बैकअप, एक टेस्ट प्लान और एक रिकवरी प्लान होना चाहिए। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, कि बिजनेस हमेशा चलता रहे, आपका बिजनेस कभी भी ना रुके, इसके लिए आपके पास एक ऑपरेशनल और एक टेस्टेड प्लान होना चाहिए, ताकि जो थ्रेट आएगा उसकी वजह से जो आप पे इम्पैक्ट पड़ रहा है वो कम से कम होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई? लास्ट तरीके के अपने मैनेजरियल कंट्रोल्स हैं, लास्ट तरीके के मैनेजरियल कंट्रोल्स हैं कौन से? ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल्स। ऑपरेशनल लेवल कौन सा होता है? जो लो लेवल होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, जहाँ पे एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उसको ऑपरेशनल लेवल कहा जाता है। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट कंट्रोल की लो लेवल पे जो भी काम हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी है ऑपरेशनल मैनेजमेंट कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल्स, जो भी आपका डे टू डे ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो भी आपका डे टू डे काम हो रहा है, उसको मैनेज करने के लिए जो कंट्रोल्स आप लगाते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल्स। जैसे कि अपन जैसे अपन मेट्रो में गए, मेट्रो
मैं एक मेट्रो डिपार्टमेंटल स्टोर की बात कर रही हूँ, मेट्रो ट्रेन की बात नहीं कर रही। जयपुर में मेट्रो है, बहुत बड़ा बिग बाजार टाइप से, ठीक है। वहां पे गए तो वहां पे एक हेल्प डेस्क है। हेल्प डेस्क मतलब मैं नई नई गई हूँ मेट्रो में, मुझे नहीं पता कहाँ क्या मिलना है। उन्होंने कहा कूपन ऑफर्स चल रहे हैं, ऑफर्स चल रहे हैं, आपने इतने की परचेजिंग की तो आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा। उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली, पर मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से जाकर सामान कलेक्ट करूँ, या मेरा कोई सामान खराब आ गया तो मैं किसको बोलूँ खराब आ गया, मुझे नहीं पता वहां पे। तो वहाँ पे हेल्प डेस्क है। हेल्प डेस्क पे आप जाओ, उनसे आप क्वेश्चंस पूछो, वो आपको हेल्प करेंगे। किसी भी चीज से रिगार्डिंग आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो आपको हेल्प कर देंगे। तो जो डे टू डे जो काम हो रहा है, डे टू डे जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, उनको मैनेज करने के लिए जो कंट्रोल्स लगाए जाते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल्स कहा जाता है, ठीक है। अब ये ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल्स बहुत सारी तरीके के होते हैं। कौन से? पहला है कंप्यूटर ऑपरेशंस। कंप्यूटर ऑपरेशन नाम से समझ में आ रहा है कि कंप्यूटर पे जो डे टू डे काम हो रहा है, कंप्यूटर पे जो डे टू डे एग्जीक्यूशन हो रहा है चीजों का, उन सबको कंट्रोल करना, उन सबको मेंटेन करना। कंप्यूटर पे जो डेली का एग्जीक्यूशन हो रहा है, चाहे वो किसी भी सिस्टम पे हो रहा हो, डेली का एग्जीक्यूशन, उन सबको मेंटेन करना, उस पे जो कंट्रोल्स लगाए जाते हैं, दैट इज नोन एज कंप्यूटर ऑपरेशंस। सेकंड है इसमें अपना नेटवर्क ऑपरेशन। नेटवर्क से रिलेटेड जो भी डे टू डे काम हो रहा है, मतलब यहाँ पे अपन देखेंगे कि मेरा, अपन यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक करेंगे बहुत सारी चीजों की। किन की? कि मेरे जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं नेटवर्क में, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनकी परफॉर्मेंस सही आ रही है नहीं आ रही। मैं देखूंगी मेरी जितनी भी नेटवर्क पे डिवाइसेस है वो सही काम कर रही है नहीं कर रही। डेली अपन ये चेक करेंगे नेटवर्क पे जो प्रोग्राम्स हैं, जो फाइल्स हैं, वो सही जगह स्टोर्ड है या नहीं, उनमें कोई वायरस तो नहीं आ गया। तो नेटवर्क पे जितनी भी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, डिवाइसेस सही काम कर रही है नहीं कर रही, प्रोग्राम्स फाइल सही जगह से स्टोर है या नहीं है, और कोई डेटा तो आपका लॉस तो नहीं हो गया ना। यहाँ पे चेक होगा कि कोई डेटा लॉस तो नहीं हो गया, कोई कंपोनेंट फेल हो जाए, क्या पता उसकी वजह से भी डेटा लॉस हो सकता है। तो कंप्यूटर ऑपरेशन में तो अपन ने पढ़ा जो डे टू डे कंप्यूटर पे जो भी एग्जीक्यूशन हो रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए जो कंट्रोल्स लगाते हैं। नेटवर्क ऑपरेशन में अपन ने पढ़ा कि ये चेक करेगा कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन चैनल सही काम कर रहे नहीं कर रहे, डिवाइसेस सारी सही काम कर रही नहीं करी, प्रोग्राम्स फाइल सही जगह स्टोर है या नहीं है, कोई डेटा लॉस तो नहीं हो गया कोई कंपोनेंट फेलियर की वजह से। ये सारी चीजें आप चेक करते हो नेटवर्क ऑपरेशंस के अंदर। थर्ड है इसके अंदर डेटा प्रिपरेशन एंड एंट्री। डेटा प्रिपरेशन एंड एंट्री, डेटा बनाकर उसको एंटर करना। अब डेटा को एंटर करने के दो तरीके हैं। आप हो सकता है एक तो खुद डेटा को एंटर करो कीबोर्ड के थ्रू, एक आप कोई सोर्स डॉक्यूमेंट काम में ले रहे हो, सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर्स अगर कोई हेल्प ले रहे हो जिसकी हेल्प से कोई भी डेटा कंप्यूटर में एंटर करो। चाहे आप कैसे भी डेटा को एंटर करो, यहाँ आपका एम होता है कि वो डेटा आपका स्पीडली एंड एक्यूरेटली एंटर होना चाहिए। चाहे आप कैसे भी उस डेटा को एंटर कर रहे हो, वो डेटा आपका कंप्यूटर में स्पीडली एंड एक्यूरेटली एंटर होना चाहिए, उसकी स्पीड पास होनी चाहिए, सही डेटा आपका एंटर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से डेटा आप एंटर कर रहे हो। ये होता है डेटा प्रिपरेशन के अंदर। देन नेक्स्ट तरीके का यहाँ पे है दैट इज प्रोडक्शन कंट्रोल। डेली जो प्रोडक्शन आप कर रहे हो, किसी भी चीज का प्रोडक्शन आप कर रहे हो तो उस पर जो कंट्रोल्स लगाते हैं, जैसे प्रोडक्शन कंट्रोल्स में आप काम क्या कर करते हो, रिसीट एंड डिस्पैच ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। रिसीट एंड डिस्पैच, इनपुट तो आपके पास आएगा, आउटपुट को आप डिस्पैच करोगे। तो डेली आप ध्यान रखोगे क्या रिसीव कर रहे हो और क्या आप डिस्पैच कर रहे हो, क्या रिसीव कर रहे हो क्या आप डिस्पैच कर रहे हो, इस पे ध्यान रखा जाएगा। जॉब शेड्यूलिंग, जॉब शेड्यूलिंग मतलब कौन सा काम पहले हो रहा है, कौन सा काम बाद में हो रहा है, कौन सा काम कितनी बजे हो रहा है, कौन सा काम 2 to 3 के बीच में हो रहा है, कौन सा काम 3 to 4 के बीच में हो रहा है, कौन सा काम 4 to 5 के बीच में हो रहा है। जॉब करने का क्या शेड्यूल है आपका। देन सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स जो है उनको मैनेज करना यूजर्स के साथ। सर्विस लेवल अग्रीमेंट, मैंने यूजर को, एक यूजर को कहा मैं आपको 6 महीने की फ्री वारंटी दे रही हूँ, एक यूजर को मैंने कहा मैं आपको 1 साल की फ्री वारंटी दे रही हूँ, आप कभी सर्विस ले सकते हैं। एक यूजर को मैंने कहा कि मैं आपको 6 महीने तक उस आइटम को मैं रिप्लेस कर दूंगी, कुछ भी खराबी आ गई तो मैंने उसको कहा मैं उसको ठीक कर दूंगी। जो भी आप यूजर के साथ सर्विस लेवल अग्रीमेंट है कि हम क्या उनको सर्विसेज देंगे, कितने टाइम तक सर्विसेज देंगे, उन सबको मैनेज करना। देन ट्रांसफर प्राइसिंग,
एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ट्रांसफर करने में कितनी क्या प्राइस लग रही है, कितनी क्या कॉस्ट लग रही है, उन सब चीजों को मैनेज करना। एंड एक्वायर करना कंप्यूटर के कंज्यूमेबल्स को, कंप्यूटर को क्या क्या चाहिए, कंप्यूटर को क्या क्या चाहिए, कंप्यूटर को हार्डवेयर चाहिए, कंप्यूटर को प्रिंटर चाहिए, कंप्यूटर को स्कैनर चाहिए, उसको मॉनिटर चाहिए। तो कंप्यूटर को जो भी कंज्यूम करने के लिए चीजें चाहिए उन सबको एक्वायर करना, ये सारा काम कहाँ किया जा सकता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किया जा सकता है। तो इन चीजों से रिलेटेड आप कंट्रोल्स लगाते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल में। तो प्रोडक्शन कंट्रोल क्या कह रहा है कि रिसीट एंड डिस्पैच ऑफ इनपुट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम होता है। जॉब शेड्यूलिंग, कौन सा काम कितनी बजे होगा, किसकी क्या शिफ्ट है काम करने की। सर्विस लेवल एग्रीमेंट, यूजर के साथ जो आपने सर्विस लेवल एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, ट्रांसफर करने में कितनी क्या प्राइस आएगी, एंड कंप्यूटर को क्या क्या कंज्यूमेबल्स की जरूरत पड़ेगी, उन सबको एक्वायर करना। इन सब चीजों के लिए जो कंट्रोल्स लगाए जाते हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कंट्रोल्स कह देते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट तरीके के आपके ऑपरेशन लेवल कंट्रोल्स में नेक्स्ट है आपका फाइल लाइब्रेरी। फाइल लाइब्रेरी का मतलब यहाँ पे जो जितने भी रीडेबल सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हो, रीडेबल जो स्टोरेजेस है उनको मैनेज करना। मतलब यहाँ आप उन पे लिख कुछ नहीं सकते, आप सिर्फ उनके अंदर पढ़ सकते हो। आप बहुत सारी सीडीज ऐसी होती हैं जो रीड ओनली होती हैं। रीड ओनली मतलब अपन उनको सिर्फ पढ़ सकते हैं, उन पर जो लिखा है, अपन उनमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो अगर अपन को कोई बहुत ज्यादा सिक्योर डेटा है तो उसको सिर्फ आप रीड ओनली बना सकते हो। तो जो रीडेबल स्टोरेज है उन सबको मैनेज करना, दैट इज नोन एज फाइल लाइब्रेरी। देन नेक्स्ट है यहाँ पे कंट्रोल, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोग्राम लाइब्रेरी। डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोग्राम लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंटेशन और प्रोग्राम लाइब्रेरी, जितने भी जो डॉक्यूमेंटेशन है उन सबको भी मैनेज करना। आपके कंपनीज में जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, अपन यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि जो भी हम डॉक्यूमेंटेशन स्टोर करेंगे वो सिक्योरली स्टोर होना चाहिए। जहां भी आप डॉक्यूमेंट्स रख रहे हो वो सिक्योर्ड होना चाहिए। आपका डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज बंदा ही एक्सेस कर सके, इसके लिए आप कंट्रोल लगाओगे। डॉक्यूमेंट आपका हमेशा अप टू डेट होना चाहिए एंड डॉक्यूमेंट का बैकअप भी आपके पास होना चाहिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट है वो सिक्योरली स्टोर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज बंदा ही उसको एक्सेस कर पाए, वो हमेशा अप टू डेट होना चाहिए और उसका बैकअप भी आपके पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। बेसिकली डॉक्यूमेंट में आप लिखते क्या क्या हो, आप बताते हो किसके क्या रोल्स होंगे, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, किसको क्या काम करना है क्या नहीं, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई करते हो। क्या पॉलिसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, लोगों का क्या क्या काम है जॉब के बारे में, ये सारी बातें आप किसके अंदर बताते हो, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के अंदर बता देते हो। नेक्स्ट तरीके के यहाँ पे हैं ऑपरेशन में, दैट इज हेल्प डेस्क एंड टेक्निकल सपोर्ट। हेल्प डेस्क टेक्निकल सपोर्ट का मतलब आपको हेल्प डेस्क, आपको कोई काम करने में दिक्कत आ रही है तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। टेक्निकल, मुझे कंप्यूटर में चलाने में दिक्कत आ रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे मेरा बीएसएनएल का पासवर्ड बदलना है, जो मैंने ब्रॉडबैंड लगा रखा है उसका पासवर्ड बदलना है। अपन मुझे नहीं पता मेरे कंप्यूटर में कहाँ पे मैं जाऊं और मुझे कहाँ पे वो पासवर्ड मिलेगा और मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ, मेरे ही कंप्यूटर को मुझे एक्सेस नहीं करना रहा। तो आप ऑनलाइन फोन करते हो, बीएसएनएल वालों को फोन करते हो या आप अपना जो कंप्यूटर ले लेगा उसको फोन करते हो, उनसे ऑनलाइन सपोर्ट मांगते हो, आप बताते हो मेरा सॉफ्टवेयर, मेरा कंप्यूटर ये है, इस मॉडल का मैंने लिनोवो का कंप्यूटर खरीद रखा है। तो वो मुझे बताएगा आप इस ऑप्शन में जाओ, आप यहाँ जाओ, फिर आप इस पे प्रेस कर दो, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फिलफिल हो जाएगी। तो अगर आप अपने ही कंप्यूटर को, अपने ही एंड पे जो कंप्यूटर्स हैं उनको एक्सेस, टेक्निकल सपोर्ट या हेल्प डेस्क आपको हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे दैट इज कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग मतलब क्या होता है, कैपेसिटी प्लानिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। रेगुलर हम हमारी परफॉर्मेंस को देखते रहते हैं, रेगुलर हम देखते रहते हैं हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। हम अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हमने देखा हमारे पास रिसोर्सेज कितनी अभी अवेलेबल है, सपोज मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, हर महीने मुझे 40,000 रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, 40,000 यूनिट्स की मुझे जरूरत पड़ती है किसी चीज की, पर मैंने अब मेरा देखा कि मेरे पास अवेलेबल सिर्फ 20,000 है, तो मैंने इन एडवांस उसको ऑर्डर कर दिया। मेरी कैपेसिटी अभी 40,000 की है पर मेरे पास है 20,000, तो मैंने इन एडवांस ऑर्डर कर दिया ताकि जब मुझे जरूरत पड़े 40,000 की, जरूरत अगले महीने पड़ेगी, मैंने इसी महीने ऑर्डर कर दिया, तो जब जरूरत पड़े तब आपके पास वो मटेरियल अवेलेबल हो, आपको उसके लिए वेट करना ना पड़े। तो आपकी कितनी कैपेसिटी, आपको कितनी और चीजों की चाहिए
चाहिए होगी वो आप कैपेसिटी प्लानिंग में कर देते हैं। एंड लास्ट है इसके अंदर दैट इज मैनेजमेंट ऑफ आउटसोर्स्ड ऑपरेशन। आउटसोर्स का मतलब आप लोगों को पता है, जो काम आप बाहर से करवाते हो उसको आउटसोर्स बोलते हो। तो जितना काम आप डेली का बाहर से करवाते हो उन सबको मैनेज करना कि कितना काम आपने बाहर करवा रखा है, कौन सा बंदा काम करता है क्या नहीं करता, इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए जो कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे थे आपके ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल। ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल मतलब जो डे टू डे जो काम हो रहा है उन सबको मैनेज करने के लिए जो कंट्रोल्स आप लगाते हैं उनको अपन ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल्स कह देते हैं। पहला यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेशंस। कंप्यूटर पे जो डे टू डे एग्जीक्यूशन हो रहा है कंप्यूटर के कोई भी प्रोग्राम पे, चाहे वो टेस्टिंग वाला प्रोग्राम हो किसी को टेस्ट करने के लिए, चाहे वो एक्चुअल प्रोडक्शन वाला प्रोग्राम हो, किसी पे भी काम हो रहा है वो सारे के सारे एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ जाता है, उनको मेंटेन करना। नेटवर्क ऑपरेशंस, आप ध्यान रखो कि नेटवर्क का कम्युनिकेशन चैनल सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, डिवाइसेस सही काम कर रही है नहीं कर रही, नेटवर्क पे कोई डेटा का लॉस तो नहीं हो रहा, प्रोग्राम्स फाइल सही जगह से स्टोर्ड है या नहीं है। देन डेटा प्रिपरेशन एंड एंट्री, डेटा आपने कैसे भी एंटर किया हो, चाहे कीबोर्ड की हेल्प से चाहे सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से, आपका डेटा स्पीडली और एक्यूरेटली स्टोर हो जाना चाहिए। देन प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन का काम क्या क्या है, रिसीव करना, डिस्पैच करना इनपुट्स को आउटपुट्स को, जॉब शेड्यूलिंग, कितनी बजे किसका काम होगा, शिफ्ट्स कौन सी है, 3 शिफ्ट है 4 शिफ्ट्स हैं, आपने अपने यूजर्स के साथ जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट साइन करके उनको मेंटेन करना, ट्रांसफर करते टाइम जो प्राइसेस लगेंगी और कंप्यूटर क्या क्या कंज्यूम करेगा उन सारे रिसोर्सेज को एक्वायर करने का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, उन्हीं पे जो कंट्रोल्स लगाए जाते हैं उसको प्रोडक्शन कंट्रोल कह देते हैं। देन फाइल लाइब्रेरी, जो रीडेबल स्टोरेज है जिसको सिर्फ रीड कर सकते हो उनको मैनेज करने का काम है। डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोग्राम लाइब्रेरी, यहाँ पे आप देखते हो कि आपका डॉक्यूमेंट सिक्योरली स्टोर्ड होना चाहिए, सिर्फ ऑथराइज बंदा ही उसको एक्सेस कर पाए, हमेशा अप टू डेट होना चाहिए एंड बैकअप हमेशा होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में लिखते क्या क्या हो, आप बताते हो किसकी क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या अथॉरिटीज हैं, आप बताते हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसीज हैं, किसका क्या काम होगा, वो सारी चीजें यहाँ डिस्क्राइब करते हो। हेल्प डेस्क टेक्निकल सपोर्ट, अगर मुझे मेरा कंप्यूटर काम लेना नहीं आ रहा, मुझे मेरा मोबाइल फोन काम में लेना है तो मैं टेक्निकल सपोर्ट ले सकती हूँ, मैं उसको एक्सेस करना सीख सकती हूँ। कैपेसिटी प्लानिंग, अगर आप रेगुलरली मॉनिटर करते रहोगे तो आपको पता रहेगा कि आपकी यहाँ शॉर्टेज आ रही है तो आप इन एडवांस ऑर्डर करके रख दोगे उस चीज के लिए, ताकि जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आपके पास वो सामान अवेलेबल होगा। देन मैनेजमेंट ऑफ आउटसोर्स्ड ऑपरेशन, जो भी काम बाहर से आप करवाते हो उस सबको भी मैनेज करना, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट ऑफ आउटसोर्स्ड ऑपरेशंस। ये सारे थे अपने मैनेजरियल कंट्रोल्स। कौन से थे? टॉप मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल्स, देन सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल्स, देन प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल्स, देन उसके बाद डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल्स, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट कंट्रोल्स, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल्स एंड लास्ट है इसके अंदर आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल्स। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, लगे हो आप लोग? अब पता नहीं सही में सही सुनाते हो कि किताब देखकर सुनाते हो, पर अच्छा सुनाते हो, वेरी गुड। अगर अच्छा ऐसे ही याद करते रहे तो नैया पार हो जाएगी आराम से। चलो नेक्स्ट तरीके के अपन कंट्रोल्स पढ़ेंगे। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट फंक्शंस अपन पढ़ चुके मैनेजरियल कंट्रोल्स, उसमें 7 तरीके के कंट्रोल से पढ़ चुके। आज अपन स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स। ऑडिट फंक्शंस में ही सेकंड टाइप था एप्लीकेशन कंट्रोल्स। जो आप एप्लीकेशंस डेवलप करते हो, जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हो, उनके अंदर जो कंट्रोल्स लगाते हो ताकि उन एप्लीकेशंस में कोई भी इनपुट, कोई भी जो प्रोसेसिंग हो रही है, कोई भी जो कम्युनिकेशन हो रहा है एप्लीकेशंस का एंड कोई भी जो आउटपुट सेंड कर रही है, वो सारी की सारी आपकी ऑथेंटिक होनी चाहिए, चीजें सारी की सारी आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए एंड सारी की सारी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसलिए एप्लीकेशन कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। ये जो कंट्रोल्स होते हैं ये इनबिल्ट होते हैं। इनबिल्ट मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर ही लगे हुए हैं, बाहर नहीं। जब सॉफ्टवेयर बनकर आया तो ऑलरेडी उसके अंदर वो कंट्रोल्स लगे हुए हैं ताकि वो सॉफ्टवेयर अपना सही तरीके से काम कर सके।
तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या होते हैं, ताकि कोई एप्लीकेशंस का इनपुट प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन आउटपुट अच्छे से हो सके, ऑथेंटिक एक्यूरेट कंप्लीट हो सके, इसीलिए अपन एप्लीकेशन कंट्रोल्स लगाते हैं। ये कंट्रोल सारे के सारे इनबिल्ट होते हैं। इनबिल्ट मतलब उसके अंदर ही लगे हुए हैं, जो सॉफ्टवेयर आप खरीद के ला रहे हो उसके अंदर ही ये सारे कंट्रोल्स आपके लगे हुए होते हैं। जनरली ये सारे कंट्रोल्स अंदर ही लगे हुए हैं। अब एप्लीकेशन कंट्रोल्स में पहला तरीके का अपना कंट्रोल है, दैट इज बाउंड्री कंट्रोल। बाउंड्री कंट्रोल, बाउंड्री कंट्रोल क्या होते हैं, ये रिलेटेड टू एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं। आपको पता है एक्सेस कंट्रोल्स का मतलब क्या है, कौन बंदा कितने अमाउंट ऑफ डेटा को एक्सेस कर सकता है, किसको कितनी प्रिविलेज मिली हुई एक्सेस करने की, ऑथराइज बंदा भी क्या क्या काम कर सकता है, ये सारी चीजें कहाँ मेंशन होती है, एक्सेस कंट्रोल में मेंशन होती है। तो अगर आपने लॉगिन कर भी लिया तो भी आप किस अमाउंट ऑफ डेटा को एक्सेस कर सकते हो, ये सारी बातें कहाँ कही गई हैं, आपको बाउंड्री कंट्रोल्स में कही गई है। अब बाउंड्री कंट्रोल्स भी बहुत सारी तरीके के होते हैं। बाउंड्री कंट्रोल्स के अंदर के पार्ट्स पढ़ेंगे अपन। बाउंड्री कंट्रोल्स में सबसे पहला है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी, जो आपने एनक्रिप्शन पढ़ा था, एनक्रिप्शन की नॉर्मल कोड को सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर दो, सेम सेम मतलब होता है क्रिप्टोग्राफी का। मतलब यहाँ पे ओरिजिनल टेक्स्ट को आप किस में कन्वर्ट करते हो, साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, कोडेड फॉर्म में, ओरिजिनल टेक्स्ट को अपन कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। साइफर टेक्स्ट का यहाँ पे एक नाम और दिया है, वो नाम याद कर लेना, दैट इज क्रिप्टोग्राम्स। नॉर्मल टेक्स्ट को आप क्रिप्टोग्राम्स में कन्वर्ट करते हो, मतलब कोड में कन्वर्ट करते हो, और उसके बाद वो कोड आपका डिसाइफर हो जाता है। डिसाइफर मतलब कोडेड से दोबारा ओरिजिनल में जाना बाय अ क्रिप्टैनालिस्ट। बाय अ क्रिप्टैनालिस्ट, ये नाम आपको याद करने हैं। मतलब क्रिप्टोग्राफी का वही है कि जो आपका ओरिजिनल मैसेज था उसको कोड में कन्वर्ट करो, रिसीविंग एंड में वो कोड दोबारा से ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ओरिजिनल मैसेज कोड में कन्वर्ट हो रहा है इसको क्रिप्टोग्राम्स कह रहे हैं, और जब कोडेड मैसेज ओरिजिनल में कन्वर्ट हो रहा है उसको डिसाइफर कह रहे हैं। और ये काम करता कौन है, ये क्रिप्टैनालिस्ट करते हैं। जो लोग क्रिप्टोग्राफी को काम में ले रहे हैं वो लोग ये काम परफॉर्म करते हैं। समझ में आया क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है। क्रिप्टोग्राफी लगा सकते हैं आपकी, आप अपने मैसेज को कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो ताकि कोई भी उसको आसानी से एक्सेस ना कर पाए। देन क्रिप्टोग्राफी करने की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं। क्रिप्टोग्राफी करने की भी 3 टेक्निक्स होती हैं, ये अपन को आगे समझ में आएगा, मैं अभी नाम बताएंगे नहीं, अपन आज ही पढ़ेंगे, अभी लास्ट में पढ़ेंगे कि 3 टेक्निक्स कौन सी होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट अपना बाउंड्री कंट्रोल है, दैट इज पासवर्ड्स। बाउंड्री कंट्रोल नेक्स्ट है आपका, क्या है, पासवर्ड। पासवर्ड्स क्या होते हैं, पासवर्ड आपको पता है बहुत जरूरी है। एक कोई सीक्रेट कोड होता है कि पासवर्ड के बिना कोई भी उस सिस्टम में उस चीज को एक्सेस नहीं कर सकता। तो पासवर्ड जब भी आप लिख रहे हो तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो आप पासवर्ड की लेंथ सेट कर दोगे, मिनिमम मिनिमम इतने लेटर्स का आपका पासवर्ड होना चाहिए। मतलब मिनिमम 8 लेटर्स का आपका पासवर्ड होना चाहिए, उसकी लेंथ 8 तो होनी चाहिए ताकि सिक्योर ज्यादा रहे। आप कॉमन डिक्शनरी वर्ड्स को काम में मत लो। जो भी डिक्शनरी वर्ड्स होते हैं जो कॉमनली आप लोग, जैसे डिक्शनरी वर्ड है ऐड, डिक्शनरी वर्ड है सब्ट्रैक्ट, जो इस तरीके के जो कॉमन वर्ड्स हैं इनको पासवर्ड की उस पे काम में मत लो। आप लोग अपने पासवर्ड्स पीरियोडिकली चेंज करते जाओ, टाइम टू टाइम पासवर्ड को चेंज करते जाओ ताकि उसको कोई हार्म ना पहुंचा सके, उस पे उसको कोई हैक ना कर सके। हैशिंग ऑफ पासवर्ड्स करो। हैशिंग ऑफ पासवर्ड, पासवर्ड को भी कोड में कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगी क्या है। एंड नंबर ऑफ एंट्री अटेम्प्ट्स, कितनी बार आपको एंट्री करना अलाउ है। जैसे अपना फोन होता है उसमें पैटर्न बना के रखते हैं, तो 5 बार तक वो मेरे को अलाउ करता है कि आप गलत पैटर्न डाल सकते हो। अगर मैंने 35 बार लगातार गलत पैटर्न डाल दिया तो मेरा फोन एक बार 30 सेकेंड्स के लिए रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, मैं उस पर कोई काम नहीं कर सकती। 30 सेकेंड्स बाद ही मैं दोबारा से उस पर पासवर्ड डालकर देख सकती हूँ। तो एक बार में आप कितनी बार ट्राई कर सकते हो गलत गलत पासवर्ड से, आपको कितनी बार उसकी परमिशन है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंटेन की जाती है। हैशिंग ऑफ पासवर्ड, पासवर्ड्स को भी कोड में कन्वर्ट करना। हैशिंग ऑफ पासवर्ड देखो क्या हो सकता है। हैशिंग का मतलब क्या होता है, कई बार जैसे आपने पासवर्ड्स लिख रहे हो, लाइक मेरा पासवर्ड है अर्पिता, ठीक है।
हैशिंग ऑफ पासवर्ड क्या है? ए अल्फाबेट में फर्स्ट नंबर पे आता है, आर अल्फाबेट में जो भी नंबर पे आता है, सपोज आर आता है 12 नंबर पे, पी आता है 11 नंबर पे, आई आता है 10 नंबर पे, टी आता है 9 नंबर पे और ए आता है 1 नंबर पे। सबके नंबर्स, इन सब का टोटल कर कर आपने एक जगह पे स्टोर करके रख दिया। इन सब का जो भी टोटल वैल्यू आएगी, सपोज टोटल वैल्यू आ गई इसकी 45, टोटल वैल्यू आ गई 45, ये 45 को मैंने एक जगह पे कंप्यूटर डेटाबेस में स्टोर करके रख दिया। अब क्या हुआ, अगर कोई बंदा 6 लेटर का पासवर्ड भी डाल रहा है और वो मतलब मैं यहाँ पे कोड में उसको स्टोर करके रखती हूँ, मेरा डेटाबेस में क्या कोड स्टोर है 45, अगर कोई हैकर हैक करेगा तो उसको क्या लगेगा, इसका पासवर्ड क्या है 45, वो 45 डालेगा, वो चीज आपकी नहीं चलेगी। पासवर्ड एक्चुअली क्या है, मेरा अर्पिता है। तो पासवर्ड को भी कोड में सेव करके रखना, उसकी हैशिंग करके रखना, जो लेटर्स हैं तो उनका नंबर्स में कन्वर्ट करके एडिशन करके अपन ने रख दिया, इसको कहते हैं हैशिंग ऑफ पासवर्ड्स। तो पासवर्ड्स भी आप लगा सकते हो कि आपने फिक्स कर दिया कितनी लेंथ का पासवर्ड होना ही चाहिए सिक्योरिटी के लिए। कॉमन डिक्शनरी वर्ड्स काम में मत लो, टाइम टू टाइम अपने पासवर्ड्स को चेंज करते रहो, अपने पासवर्ड्स की हैशिंग करके रखो। एंड कितनी बार आप गलत एंट्री अलाउ करते हो, कितनी बार आप ट्राई कर सकते हो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने आपको अलाउ हैं, वो भी यहाँ पे मेंशन होना चाहिए बाउंड्री कंट्रोल्स में। थर्ड है बाउंड्री कंट्रोल में, दैट इज पिन। थर्ड है बाउंड्री कंट्रोल में पिन। पिन सबको पता है क्या होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये पिन क्या होता है, एक सीक्रेट कोड होता है, एक सीक्रेट नंबर होता है जो आपको ही पता है, किसी और को नहीं पता। जब भी अपन एटीएम से कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, जब भी अपन नेट बैंकिंग करते हैं, तो एक पिन नंबर वो मांगता है। अगर पिन नंबर सही डाल दिया तो आप वो काम एक्सेस परफॉर्म कर सकते हो। तो ये पिन क्या है, एक पिन सीक्रेट कोड ही है आपका, जो आप रैंडमली जनरेट होता रहता है, रैंडमली जनरेट होता है हर बंदे का। एंड चाहो तो आप उसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, जब चाहो जब उसको आप चेंज कर सकते हो उसकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। देन नेक्स्ट तरीके का बाउंड्री कंट्रोल है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स। आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स, आप लोगों को पता है आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स का मतलब क्या होता है? ये ऐसे कार्ड्स हैं जिसमें आपकी सारी आइडेंटिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या काम करना चाहते हो, सारी इंफॉर्मेशन आपके बारे में जो स्टोर होगी आपकी आइडेंटिफाई करने के लिए, आपके ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स में स्टोर होती है। अगर मुझे कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड चाहिए तो उसके लिए मुझे एक प्रोसीजर करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कार्ड के लिए अप्लाई करूंगी कि मुझे चाहिए, फिर वो लोग उसको प्रिपेयर करेंगे, उस कार्ड को बनाएंगे मेरे लिए, फिर मुझे वो कार्ड इश्यू हो जाएगा और उस कार्ड को मैं यूज में लेने लग जाऊंगी। तो आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स में वो सारी डिटेल्स होती हैं जो आपके ऑथेंटिकेशन के लिए जरूरी है, वो सारी डिटेल्स आप अपनी आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स में डालकर रखते हैं। आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स के लिए अगर आपको चाहिए तो पहले आप उसके लिए अप्लाई करते हो, फिर कंपनी वाले उसको प्रिपेयर करते हैं, आपको इशू कर देते हैं, आप उसको यूज में ले लेते हो। एंड लास्ट तरीके का आपका बाउंड्री कंट्रोल है, लास्ट तरीके का बाउंड्री कंट्रोल है, दैट इज बायोमेट्रिक डिवाइसेस। बायोमेट्रिक डिवाइसेस सब समझते हैं क्या होता है, आपका थंब इंप्रेशन, आपका आई रेटिना, आपके फिंगर्स इंप्रेशन। तो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन काम में ले सकते हो कि किसी बंदे को आइडेंटिफाई करने के लिए आप बायोमेट्रिक उसका आइडेंटिफिकेशन मीडियम काम में ले सकते हो। ये ज्यादा सिक्योर्ड होता है एज कम्पेयर टू योर आईडी एंड पासवर्ड। तो अपन ने एप्लीकेशन कंट्रोल्स में सबसे पहला अपन ने पढ़ा बाउंड्री कंट्रोल। बाउंड्री कंट्रोल क्या होते हैं, जो एक्सेस कंट्रोल से रिलेटेड होते हैं, मतलब कौन बंदा कितने अमाउंट ऑफ डेटा को एक्सेस कर सकता है, किस बंदे को कितनी प्रिविलेजेस ग्रांटेड है। इसी में सबसे पहला है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या करेगा, आपके ओरिजिनल टेक्स्ट को कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ताकि वो मैसेज अनऑथराइज बंदे के लिए मीनिंगलेस साबित हो जाएगा, मीनिंगलेस कन्वर्ट हो जाएगा। पासवर्ड्स, पासवर्ड सीक्रेट कोड्स हैं, आपको पासवर्ड का यूज करना चाहिए अगर आपको किसी भी चीज को सिक्योर रखना है। पासवर्ड कैसा काम में लो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड काम में लो, कॉमन डिक्शनरी वर्ड्स काम में मत लो, बार बार चेंज करते रहो, नंबर ऑफ एंट्री अटेम्प्ट सेट करके रखो कि इतनी बार आप गलत ट्राई कर सकते हो। एंड हैशिंग ऑफ पासवर्ड्स भी आप स्टोर करके रखो। पिन, पिन क्या होता है, आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेट बैंकिंग, एटीएम ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने के लिए पिन नंबर डालना पड़ता है, ये बहुत सीक्रेट कोड है, रैंडमली जनरेट होता है, टाइम टू टाइम आप इसको चेंज करते रहो ताकि आपकी सिक्योरिटी ज्यादा रहे। आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स, ये ऐसे कार्ड्स हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डिटेल्स आपके ऑथेंटिकेशन के लिए जरूरी है वो सारी डिटेल्स आपके आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स में स्टोर होंगी। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन कार्ड को काम में लेना तो सबसे पहले आप उसके लिए अप्लाई करते हो, कंपनी वाले उसको प्रिपेयर करेंगे, वो आपको इशू कर देंगे, आपको यूज में ले लो। एंड लास्ट है इसके अंदर बायोमेट्रिक डिवाइसेस।
बायोमेट्रिक डिवाइसेस, अगर आपको स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन करना है तो बायोमेट्रिक डिवाइसेस काम में लो, लाइक आपका थंब इम्प्रेशन, आई रेटिना, आपके फिंगरप्रिंट्स एक्सेट्रा। इस तरीके की अगर आप काम में लोगे किसी भी चीज को ओपन करने के लिए तो आपकी सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। सेकेंड तरीके के एप्लीकेशन कंट्रोल्स हैं, दैट इज इनपुट कंट्रोल्स। एप्लीकेशन कंट्रोल्स में सेकंड कंट्रोल्स है इनपुट कंट्रोल्स। इनपुट कंट्रोल्स क्या कहेंगे कि डेटा जब भी कोई इनपुट हो रहा है सिस्टम के अंदर वो एक्यूरेट होना चाहिए एंड वो कंप्लीट इनपुट होना चाहिए। कोई भी डेटा अगर सिस्टम में डाल रहे हो तो वो एक्यूरेट एंड कंप्लीट डेटा सिस्टम में डालोगे। जब भी डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में डाल रहे हो तो वो एक्यूरेट एंड कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। इनपुट कंट्रोल्स, उसके लिए अपन क्या करते हैं, बहुत सारे इनपुट कंट्रोल्स काम में लेते हैं। पहला आपका इनपुट कंट्रोल है दैट इज सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल। सोर्स डॉक्यूमेंट, अगर कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा जा रहा है वो फिजिकल सोर्स से जा रहा है, फिजिकल मतलब मैं खुद अगर एंटर कर रही हूँ, इंसान अगर कोई डेटा एंटर कर रहा है तो वहां पे कंट्रोल्स, बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स लगे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसान गलतियां बहुत कर सकता है। जैसे कि कोई परचेज डिपार्टमेंट का बंदा है, वो चढ़ाता है कि यहाँ से अपनी इस साल इतनी परचेज हुई, अपन ने यहाँ से सामान खरीदा। ये जो बंदा है, ये जो एम्प्लॉय है परचेज डिपार्टमेंट का, इसने एक फेक नाम से, मतलब कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई ऐसी कंपनी है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, इसने शो कर दिया उस कंपनी से अपन ने 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, उसने शो कर दिया इस कंपनी से मैंने 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा है, तो आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट को 1 लाख रुपए इस कंपनी को देने पड़ेंगे, और इसने ये कंपनी फेक खुद के नाम पे बना रखी है, रियल में ऐसा कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, तो सारा पैसा इसके अकाउंट में चला जाएगा। तो ये जो परचेज एम्प्लॉय डेटा ये खुद एंटर कर रहा है, तो खुद एंटर कर रहा है तो ये ज्यादा इसमें एरर्स लेके आ सकता है, ज्यादा हार्म कर सकता है सिस्टम को, तो आप वहां पे कोई सिक्योर्ड कंट्रोल्स लगाने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। समझ में आया? तो अगर सोर्स डॉक्यूमेंट फिजिकल सोर्स डॉक्यूमेंट है, मतलब आप फिजिकली खुद ही अगर आप डेटा को एंटर कर रहे हो तो वहां पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स होने चाहिए, अदरवाइज एरर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट तरीके के कंट्रोल्स अपन पढ़ेंगे दैट इज डेटा कोडिंग कंट्रोल्स। इनपुट कंट्रोल्स में ही नेक्स्ट तरीके के कंट्रोल्स हैं आपके डेटा कोडिंग कंट्रोल्स। जब आप कोई चीज ऐसी डालते हैं जो आपको आइडेंटिफाई कर रही है, अगर वो चीज आप कंप्यूटर में जब एंटर करते हैं उसमें कोई गलती ना हो जाए, उससे बचने के लिए आप डेटा कोडिंग कंट्रोल्स लगाते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए आप कंप्यूटर में क्या क्या डालते हैं? आइडेंटिफिकेशन के लिए जैसे आप अपना कस्टमर का आईडी डाल रहे हैं, आप अपना अकाउंट नंबर डाल रहे हैं, आप अपना सीआरओ नंबर डाल रहे हैं, जो चीज आपको आइडेंटिफाई कर रही है, अगर उसमें डालते वक्त कोई गलती हो गई तो उनसे बचाएगा कौन? अपन को डेटा कोडिंग कंट्रोल्स। अब डालते वक्त, आइडेंटिफिकेशन डालते वक्त दो तरह की एरर्स आ सकती हैं, दो तरह की एरर्स आ सकती हैं। एक तो होती है ट्रांसक्रिप्शन एरर्स, एक होती है ट्रांसपोजिशन एरर। ट्रांसक्रिप्शन एरर एंड ट्रांसपोजिशन एरर। ट्रांसक्रिप्शन एरर क्या कहता है कि ये एक ऐसा एरर है कि ये जब भी इंसान कुछ एंटर करता है कंप्यूटर सिस्टम में, ह्यूमन खुद एंटर करते हैं तो उनसे वो गलतियां हो जाती हैं। क्या क्या गलतियां हो जाती हैं? फॉर एग्जांपल एडिशन एरर आ सकता है। एडिशन एरर, मुझे डालना नंबर था 2345 और मैंने डाल दिया 23456, एक एक्स्ट्रा डिजिट मैंने ऐड कर दी। इस तरीके की एरर्स आपकी आ सकती है कंप्यूटर में। आपकी ट्रंकेशन की एरर आ सकती है। ट्रंकेशन की एरर, ट्रंकेशन मतलब एक डिजिट हटना, डालना था 2345 डल गया 2243 डल गया, डालना था 2434 और डल गया 243, एक चीज ट्रंकेट हो गई, हट गई, इस तरीके की एरर आ सकती है। देन ट्रांसपोजिशन में एक और एरर आ सकती है, ट्रांसक्रिप्शन में एक और एरर आ सकती है सब्स्टिट्यूशन एरर। सब्स्टिट्यूट कर दिया कोई और डिजिट को, 2345 की जगह मैंने डाल दिया 2347 डाल दिया, डाली अभी भी 4 डिजिट है, पर 4 डिजिट में जो लास्ट वाली डिजिट है वो किसी कुछ और डाल दी, 5 की जगह 7 डाल दी, तो इस तरीके के एरर्स आ सकती हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन एरर, ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या हुआ, या तो एक डिजिट एक्स्ट्रा ऐड हो गई, या एक डिजिट आपने हटा दी, या फिर एक डिजिट की जगह दूसरी डिजिट आपने सब्स्टिट्यूट कर दी, कोई सब्स्टिट्यूट कर दी आपने, डली अभी भी 4 डिजिट है, काउंट यहाँ पे 4 रहेगा, जबकि यहाँ काउंटिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, पता चल जाएगा।
इस वाली एरर को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि काउंट अभी भी वही है जो पहले था, पर यहाँ पे किसी की जगह कोई और डिजिट आ गई। देन ट्रांसपोजिशन एरर्स, ये ट्रांसपोजिशन एरर कौन सी होती है? पोजीशन, नाम में ही पोजीशन है, मतलब पोजीशन चेंज हो जाएगी, अपनी डिजिट्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी। पहला है सिंगल ट्रांसपोजिशन। सिंगल ट्रांसपोजिशन मतलब एक ही एडजेसेंट डिजिट्स अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगी, सिर्फ एक। लाइक नंबर है 2 3 4 5, एडजेसेंट डिजिट्स कौन सी होती है? जो पास पास की होती है, 2 3 3 4 4 5, ये एडजेसेंट डिजिट्स हैं जो एक साथ लगेंगे। इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, 2 3 4 5 की जगह मैंने 3 2 4 5 डाल दिया, 2 3 4 5 की जगह मैंने डाल दिया 2 4 3 5, इसकी जगह मैंने डाल दिया 2 3 5 4। तो आप इस तरीके से कोई भी एरर कर सकते हैं। एडजेसेंट डिजिट को चेंज कर दिया, 3 की जगह 2 2 की जगह 3, या 3 की जगह 4 4 की जगह 3, या 5 की जगह 4 4 की जगह 5। इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं, ये एरर्स आप कर सकते हैं। सिंगल ट्रांसपोजिशन, सिर्फ एक डिजिट की प्लेस में चेंज कर दिया, एक सिंगल एडजेसेंट डिजिट्स को आपने पोजीशन उनकी ट्रांसपोज कर दी। या एक और इसमें एरर हो सकता है, दैट इज मल्टीपल ट्रांसपोजिशन। मल्टीपल ट्रांसपोजिशन मतलब एक से ज्यादा डिजिट एक दूसरे की प्लेसेस को चेंज कर सकती हैं। लाइक नंबर्स हैं 2 3 4 5, आप डाल सकते हो 2 4 5 3, आपने 4 की पोजीशन भी चेंज कर दी, 5 की भी कर दी, 3 की भी कर दी। तो आपने कोई भी डिजिट कहीं भी चेंज कर दी, डिजिट्स वही की वही है, 2 3 4 5 है, पर ना तो इसमें एडजस्टेंट रहा, ना आपने सिर्फ एक की प्लेस चेंज की, आपने कितने भी डिजिट्स की प्लेसेस भी चेंज कर दी, और कितने भी डिजिट्स को कहीं पे भी एडजस्टेंट भी उनका फॉलो नहीं किया। इसको क्या कहते हैं? मल्टीपल ट्रांसपोजिशन। तो इस तरह की एरर्स जो होती है, इनसे अपन को बचाता है डेटा कोडिंग कंट्रोल। बस आज इतना ही पढ़ेंगे, ये रिवाइज कर लेते हैं जो अभी पढ़ा अपन ने। अपन ने क्या पढ़ा? मैंने आपको बाउंड्री कंट्रोल्स रिवाइज करवा दिए थे। हाँ, अब अपन रिवाइज करेंगे इनपुट कंट्रोल्स की। कंप्यूटर में जब डेटा इनपुट कर रहे हो उस टाइम पे कोई एरर ना आए, इसलिए इनपुट कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। वो जो डेटा है वो एक्यूरेट कंप्लीट होना चाहिए। इनपुट कंट्रोल्स कौन से होते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल। सोर्स डॉक्यूमेंट की अगर डेटा जो एंटर कर रहे हो वो फिजिकली अगर आप एंटर कर रहे हो तो उसमें एरर आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो आप ज्यादा सिक्योर कंट्रोल वहां पे लगाओ। डेटा कोडिंग कंट्रोल्स की जब आप आइडेंटिटी अपनी कुछ डाल रहे हैं उस टाइम पे जो एरर्स हो जाती है उनको बचाने के लिए जो कंट्रोल्स लगाए जाते हैं उसी को डेटा कोडिंग कंट्रोल्स कहा जाता है। दो तरह की एरर्स आ सकती है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसपोजिशन। ट्रांसक्रिप्शन में एक डिजिट एक्स्ट्रा ऐड हो सकती है, एक डिजिट आप हटा सकते हो, ट्रंकेट हो सकती है, सब्स्टिट्यूट किसी की जगह कोई और डिजिट आ सकती है। ट्रांसपोजिशन में सिंगल ट्रांसपोजिशन, दो एडजेसेंट डिजिट ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। मल्टीपल ट्रांसपोजिशन, बहुत सारी डिजिट्स ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, सिर्फ एक दो डिजिट्स ने नहीं, बहुत सारी डिजिट्स ने अपनी अपनी यहाँ पे पोजीशन चेंज कर ली, उसको क्या कहा जाता है? मल्टीपल ट्रांसपोजिशन। इस तरह की जो एरर्स आएंगे इनसे अपन को बचाएंगे डेटा कोडिंग कंट्रोल्स। ये जो आपने पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन, ये जो आपने पढ़ा है ट्रांसपोजिशन, ये जो आपने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन, यही तीन टेक्निक्स होती हैं क्रिप्टोग्राफी की। मैंने कहा था क्रिप्टोग्राफी की तीन टेक्निक्स होती हैं, तो क्रिप्टोग्राफी की यही तीन टेक्निक्स होती हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसपोजिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया? आज यही पढ़ेंगे, बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे।